चलिए भाई, तो लास्ट के क्लास में हम लोगों ने स्टैटिक के बारे में पढ़ा है ना। स्टैटिक क्या होता है और स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को बनाने के बाद उसको हम कितने तरह से कॉल कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका था कि अगर प्रोग्राम के अंदर स्टैटिक कोई भी चीज़ है, चाहे वो डेटा मेंबर है चाहे मेंबर फंक्शन है, उसको कॉल करने का चार तरीका होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस और क्लास के नेम से, और आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं सेम क्लास में कहीं पे भी। ठीक है, लेकिन इसमें से जो क्लास का नाम वाला तरीका है, क्लास के नेम से कॉल करने वाला तरीका है, ये सबसे मतलब स्टैंडर्ड तरीका है क्लास के नेम से कॉल करने वाला। राइट, तो ये एक चाहे वो स्टैटिक डेटा हो चाहे वो स्टैटिक मेथड हो। और नॉन स्टैटिक वाले को कॉल करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ठीक है, नॉन स्टैटिक भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस और डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं, लेकिन नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर के अंदर तरीका होता था। तो एक स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा को कॉल करने के जितने तरीके थे, उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, या समझ में आ गया था? बताएंगे भाई, किसी का कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, तो तो ओवरऑल अगर हमारे पास नॉन स्टैटिक डेटा है, स्टैटिक डेटा है, नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड है, तो इसको कॉल करने का जो टोटल अप्रोच बन जाता है, जो टोटल तरीका बन जाता है, वो हो जाता है 14। और वो आप याद रखिएगा, जरूरत पड़ सकती है। इससे क्या है कि आपको ये मतलब स्टैटिक नॉन स्टैटिक डेटा को कॉल करने की स्कोप पता चल जाता है। अगला जो चीज़ है वो है स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्लास लोडिंग टाइम पे एक बार चलता है। क्लास लोडिंग टाइम पे एक बार चलता है, और ये इनिट ब्लॉक से बिल्कुल थोड़ा अलग है। इनिट ब्लॉक ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनना ज़रूरी है, और स्टैटिक ब्लॉक के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट बनना ज़रूरी नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपसे बोला था कि भाई आप अपने प्रोग्राम में इनिट ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर और इनिट ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक ब्लॉक, इन सारी चीज़ों को मिला के एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो किसी ने बनाया था, ट्राई किया था? यस सर, बनाया था मैंने। अच्छा, कहाँ पे है? सर बनाया है। सर आपके स्काइप पे भेजा था। अच्छा, मेरे स्काइप पे? स्काइप तो मेरा नहीं है भाई, स्काइप माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। यही वाला है? नो सर, ऊपर देखिए ना, दो तीन भेजा था, उसी में से एक होगा कोई। अच्छा, ये कॉल करने का तरीका है, नॉन स्टैटिक डेटा, स्टैटिक डेटा को कॉल करने का तरीका है। इसमें स्टैटिक ब्लॉक है बहुत सारा, कंस्ट्रक्टर भी। इसमें तो वो सर बल्ब नीचे वाला। ही था। हाँ जी, नीचे था, नीचे। नीचे है। इसे तो बल्ब वाला असाइनमेंट है। यस सर, यही है, यही जिसमें यस सर, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर स्टैटिक ब्लॉक भी हो, इनिट ब्लॉक भी हो और कंस्ट्रक्टर भी हो, सारा चीज हो, तो इसमें किसका आउटपुट पहले आया था रजनीकांत? सर पहले स्टैटिक ब्लॉक का आउटपुट आता है। स्टैटिक ब्लॉक, फिर इनिट ब्लॉक, फिर कंस्ट्रक्टर। सही है।
सही बनाया आपने, सिंपल भी और बना सकते थे हम। सर दूसरा क्लास भी ऐड किया हूँ। अच्छा, आपने डेटा बना लिया है, फिर स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आपने ऑब्जेक्ट भी बना दिया है। तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टैटिक ब्लॉक में भी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। यही स्टैटिक ब्लॉक है, सही बात है। स्टैटिक ब्लॉक में वो सारे काम हो सकते हैं जो मेन के अंदर होते हैं। आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, कोई मेथड कॉल कर लो, कुछ भी काम कर लो, कोई भी एक्स वाई जेड वर्क हो इसके अंदर आप कर लो। बस वही है कि आप कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं दे सकते। मेन ही मेथड वो मेथड होता है जो कमांड लाइन से आर्गुमेंट रिसीव करता है। बाकी ये क्लास लोडिंग टाइम पे ही मेन से पहले चल जाता है। अब क्योंकि इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है और हर ऑब्जेक्ट के चलने के पहले इनिट ब्लॉक चलता है ना, तो इनिट ब्लॉक भी चल गया होगा पहले। लेकिन अगर देखा जाए तो मेन जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो स्टैटिक ब्लॉक का ही पहले हो रहा है। तो पहले स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है तो ऑब्जेक्ट का कंसिडर चलेगा। कंसिडर अगर इनिट ब्लॉक बना रखा है तो कंसिडर के चलने के पहले इनिट चलेगा। तो ये फ्लो होगा इसका। बिल्कुल सही है। रविंद्र बता रहे थे कि हमें तो कुछ हमें सारा चीज एक साथ मिला के बना रहे हैं तो हमें दिक्कत आ रही है। वीरेंद्र, रविंद्र ने, वीरेंद्र जी सर। क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व या अभी दिक्कत है? सर वो प्रॉब्लम हो रही थी, बस देख रहे थे करेक्शन किया हो गया पर। सही है, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से यूनिट ब्लॉक कंस्ट्रक्टर ये सारा चीज हो गया। इनिट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जो सारे चीजें थी, अब बात आ रही थी कि भाई चलिए मेन मेथड स्टैटिक पढ़ लिया है तो अब मेन मेथड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मेन मेथड क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है ना। बहुत दिन से आप लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि ये कब चलता है कब नहीं चलता है, ये सारा चीज हम। तो हेलो। मेन की कहानी मतलब मेनली शुरू करते हैं। तो देखिए, हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, काउंट वाला था जो प्रोग्राम नहीं समझ में आया, वन वन वैल्यू कैसे आगे, वन टू थ्री वैल्यू कैसे, वो नहीं समझ में आया था सर। काउंट वाले प्रोग्राम वन वन कैसे आया था, वन टू थ्री कैसे आया था? क्योंकि जी जो सर वो नहीं। स्टैटिक होता है ना, स्टैटिक जब जी। बनाते हो तो स्टैटिक बनाने से मेमोरी जो है सेरेबल हो जाती है। जैसे मान लो कि कोई डेटा आपने बनाया, स्टैटिक बनाया, जैसे मान लो कि आपने ऐसे बनाया नॉन स्टैटिक, पहले ये समझ। तो जितने बार ऑब्जेक्ट बनाओगे, हर ऑब्जेक्ट में इसकी अलग अलग कॉपी चली जाएगी। तो मान लो 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए तो 3 कॉपी चली जाएगी। यही वेरिएबल 3 बार अलग-अलग जगह पे चला जाएगा। 3 बार अलग-अलग जगह पे चला जाएगा तो 3 अलग-अलग मेमोरी मिल जाएगी। ठीक है? 3 अलग-अलग यस सर। मेमोरी मिल जाएगी। यस। और 3 अलग-अलग मेमोरी मिल जाएगी और अगर आप प्लस-प्लस करेंगे तो तीनों अलग-अलग जगह पे होंगे। उसका इफ़ेक्ट दूसरी जगह पे नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो इस केस ओके। में जो आउटपुट होगा वो सारे मतलब ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग होगा। क्योंकि नॉन स्टैटिक इज ऑब्जेक्ट, नॉन स्टैटिक इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। अब इसी को स्टैटिक बना देते मान लीजिए आप, है ना। तो स्टैटिक के केस में उसकी सिंगल कॉपी बन जाती है। सिंगल कॉपी बन जाती। सिंगल कॉपी बन जाएगी मेमोरी में तो एक ही जगह वो स्टोर हो जाएगा। अब उसी जगह पे यस जाके सर। सारे लोग चेंज मारेंगे, तो पहले ने उसकी वैल्यू 1 कर दी, दूसरे ने उसकी वैल्यू 2 कर दी, ऐसे। तो इसलिए वो 1 2 3 आ जाता है स्टैटिक में। और नॉन स्टैटिक केस में 1 1 1 इसलिए होता है क्योंकि वो हर अलग-अलग एड्रेस पे जाके चेंज मार। यस। बस। ओके सर। तो बाकी क्या है कि जितने भी हमारे पास प्रोग्राम के अंदर, ये तो हो गया क्लास, क्लास के अंदर इंस्टेंस डेटा मेंबर। अब हम बात कर लेते हैं मेन मेथड की कहानी। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन।
क्या हुआ, कॉल कैसे कट गया? अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर, दिख रही है। तो अभी तो मुझे नहीं दिख रही है। दिख रही है सर। तो अब देखिए, हम बात कर रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इस मेन मेथड की कहानी के बारे में। म्यूट कर लीजिए भाई। ये मेन मेथड की कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मेन मेथड क्या होता है, क्यों होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं आज। ठीक है, म्यूट कर लीजिए भाई। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि मेन मेथड क्यों, क्या जरूरत है मेन मेथड की। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कि वाई मेन मेथड। तो मेन मेथड जरूरी होता है इसलिए ताकि प्रोग्राम में एक एंट्री पॉइंट मेंटेन हो पाए, कि प्रोग्राम लाइन बाय लाइन कहाँ से चलना है, कैसे चलना है। ये मतलब जैसे मैं एक जावा का प्रोग्राम मान लीजिए लिख रहा हूँ, उसके लिए मैंने कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा। ऑब्जेक्टिव डिसाइड का मतलब ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट की हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी, उसको लिया। फिर उसको कैटेगराइज करने के लिए क्लास बनाया। तो एक क्लास के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट की स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी सारा चीज लिख लिया। एक क्लास के अंदर वो सारा चीज लिख लिया। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम कैसे लाइन बाय लाइन रन होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल इसी तरह से समझ लो कि जैसे बिल्कुल आपको अर्ली इन द मॉर्निंग आपके पापा का फोन आता है कि बोला जाता है कि भाई एक काम करना, यार बस स्टॉप पे चले जाना, तुम्हें ये जो हमारे बगल में शर्मा अंकल रहते हैं उनको पिक करके लेके आना है। तो और आप सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे आप नींद में थे, आपने बोल दिया हाँ ठीक है पापा मैं लेके आऊंगा। तो कितने बजे जाना है? उन्होंने कहा कि 11 बजे जाना है। आप थोड़ा लेट तक सोते हो, मान लो 9:30 बजे आपकी नींद खुली और आप सोचे कि भाई अब क्या करना है, जल्दी जल्दी तैयार होके अपना बस स्टॉप पहुंचे। मतलब बस स्टॉप पहुंचे रहे थे तब तक आपके दिमाग में आया कि शर्मा अंकल कौन, भाई हमें कैसे पहचानेंगे? उन्होंने कहा हमारे पड़ोस में जो रहते हैं। उन्होंने कहा पड़ोस में जो शर्मा अंकल रहते हैं वो तो बड़ा बहुत दिन हो गया उनसे मिले हुए, अब कैसे पहचानूंगा? तो आपने पापा को फोन लगा दिया कि पापा नहीं, अब मुझे ये बताइए कि शर्मा अंकल कैसे दिखते हैं, कहाँ पे मिलेंगे, क्या ड्रेसिंग है उनका, मैं कैसे पहचानूंगा वही है? तो उन्होंने कुछ फिर उन्होंने कहा हाँ ये तो बात है, चलो मैं अभी उनसे फोन करके बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि जी ठीक है, मैं पान की दुकान के बगल में, और रेड कलर का शर्ट, व्हाइट कलर का पैंट पहन के, और मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा, समझ जाना कि भाई मैं ही हूँ। ठीक है, तो आप जैसे मान लो कि आप जैसे वहां पहुंचे बस स्टॉप पे, और आपकी पूजा की, आपकी जो है निगाह बिल्कुल उसी तरह की आदमी को खोजेगी, है ना? उसी तरह से क्लास के अंदर जो मेन मेथड होता है ना, जब जेवीएम सबसे पहले प्रोग्राम को चलाता है तो मेन ही मेथड खोजता है। तो ऐसा, अच्छा आपको किसी ने बता रखा है? अब जैसे आप गए बस स्टॉप पे, और आप जैसे ही वहां पे गए और आपका ध्यान बिल्कुल इसी तरह के आदमी पे है, तो वही पान के टंकी के पीछे इस तरह का ड्रेसिंग पहना हुआ कोई बनता है या नहीं है? तो आप इसी तरह के आदमी को ही क्यों खोज रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा बोला गया है। बिल्कुल इसी तरह से जेवीएम के अंदर ऐसा रिटर्न है, ऐसा लिखा गया है। जेवीएम एक प्रोग्राम है, एक क्लास है। हम लोग एक बिल्कुल समझ, क्लास और ऑब्जेक्ट ही अगर जावा के अंदर वो डिजाइंड है, ऐसे समझ लो कि ये जेवीएम है ना। और जेवीएम को क्या करना है, मेन मेथड को मतलब आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट डिसाइड करना है। तो इसके अंदर ऐसा लिखा है कि सबसे पहले वो सर्च करे आपके प्रोग्राम में इस नाम से मेथड है या नहीं। तो अगर होगा तो प्रोग्राम चलेगा, नहीं होगा तो वही मेन मेथड है। और मेन मेथड में ही जेवीएम मतलब जेवीएम के अंदर ही मेन मेथड की ऐसे कॉल करने की लॉजिक भी लिखी हुई है। अब हुआ क्या कि भाई जैसे मान लो आप उस पर्टिकुलर कहानी पे आते हैं कि जैसे आपको वो बंदा दिखता है वहां, तो आप क्या समझाओगे कि भाई वही था? अच्छा, जैसे मतलब वो दिखते तो हैं, लेकिन अब वो जो पूरा उनका कॉन्फ़िगरेशन बताया गया था कि रेड कलर का शर्ट, व्हाइट कलर का पैंट, और साथ में लेकिन उन्होंने कुछ और भी चीजें ले रखी है जो आपको नहीं दिख रही, सॉरी मतलब एक्स्ट्रा दिख रही है, जो पापा ने नहीं बताई थी उस टाइम।
जैसे मान लो कि उन्होंने छाता लिया है या उनके साथ छोटा सा एक बच्चा है, तो इस तरह की चीजें उन्होंने नहीं बताई थी, तो फिर भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई वो शर्मांकल हो सकते हैं। उसी तरह से मेन मेथड में ये सारा चीज है, इसका एक कॉन्फ़िगरेशन है कि इसे पब्लिक ही बनाना पड़ेगा, इसे स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा, इसे वाइड ही लिखना है, इसका नाम मेन ही होगा, इसमें स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर होगा, इस तरह से। और कुछ एडिशनल चीजें भी हो सकती है, जैसे शर्मांकल के साथ हो सकती है, जैसे बन सकता है, ठीक है ना, सिंक्रोनाइज बन सकता है, ठीक है, स्ट्रिक्ट भी बन सकता है, एक साथ, मतलब ये सब हो सकता है, ये चांसेस बनते हैं। लेकिन अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि चलो ऐसे हमारे पास ये मेन मेथड बनाया गया है। तो मेन मेथड बेसिकली, अच्छा, तो अगर मतलब 1000 आदमी के बीच में एक आदमी को अगर आपको खोजना है तो एक पहचान बता दिया जाता है कि ये पहचान का अगर आदमी होगा समझ जाना कि भैया वही है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारे प्रोग्राम में कोई हमारे मतलब हमने अपना कोई प्रोग्राम बनाया और जेवीएम उस प्रोग्राम को चलाएगा, तो जेवीएम उस प्रोग्राम को कैसे चला लेगा आखिर? जेवीएम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, वो हमारे प्रोग्राम को रन करने से पहले, लोड करने से पहले, लोड जब करेगा, लोड करने के बाद सॉरी, वो एंट्री पॉइंट तो खोजेगा कि वो कहाँ पे है, कौन सा जगह है जहाँ से हमें प्रोग्राम चलाना है, वो मेन मेथड है। तो अगर आपसे कभी इंटरव्यू पूछा गया व्हाई मेन मेथड, तो मेन मेथड इज रिक्वायर्स टू मेंटेन द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के एंट्री पॉइंट को मेंटेन करने के लिए होता है कि प्रोग्राम यहीं से लाइन बाय लाइन चलने वाला है। हु इज रिस्पांसिबल टू कॉल दिस मेन मेथड? नॉट कंपाइलर, ओनली जेवीएम। जेवीएम इज रिस्पांसिबल टू कॉल द मेन मेथड। और ये मेन मेथड किस टाइप का मेथड है? प्री डिफाइन या यूजर डिफाइन? तो मेन मेथड इज नाइदर यूजर डिफाइन और प्री डिफाइन। मतलब डिफाइन का मतलब है किसी क्लास को डिफाइन करने की जरूरत है। हाँ, ये है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का मेथड है, इस कॉन्ट्रैक्ट को जावा ने बना के हमें दिया, जिसको हम फॉलो करते हैं। बिल्कुल उसी तरह की बात हो गई कि जैसे आपके फादर ने शर्मा अंकल को फोन करा कि आप कैसे दिखते हो, किस तरह से आपका कॉन्फ़िगरेशन है, वो चीज आपको बता दिया और आपकी ध्यान बिल्कुल उसी तरह के आदमी पे चला गया। उसी तरह से जावा की स्पेसिफिकेशन में ये चीज लिख दी गई कि जावा के प्रोग्राम में इस तरह से एक मेथड बनने वाला है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, जिसमें ऐसे पैरामीटर होगा, वो स्पेसिफिकेशन बना के दे दी गई और आपको बनाना है ऐसा मेथड, तो इस तरह से हम बना लेते हैं। तो क्योंकि वो स्टैंडर्ड के बिहाफ पे, कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे वो चीज हम बनाते हैं, ऐसा नहीं कि इसको कुछ भी बनाते हैं, इसका नाम मेन की जगह पे लिखते हैं, आसिफ मेन लिखते हैं, या इसको पब्लिक ना बना के प्रोटेक्टेड बना दें, प्राइवेट बना दें, वाइड ना बना के कुछ और लिख दें, मेन की जगह पे कुछ और लिख दें, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। हमारा कॉन्ट्रैक्ट में सारा चीज वही होगा जो पहले से बताया गया, पहले से बताया गया है कि यही कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना है, तो हमें वही सेम चीज फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, नहीं, सारा चीज वही। तो मेन मेथड इज नाइदर यूजर डिफाइन और प्री डिफाइन। अगर पहले से डिफाइन होता तो डिफाइन हम नहीं करते, इसमें बॉडी हम ही देते हैं, लेकिन हम बॉडी देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हिसाब से यूजर डिफाइन मेथड है। यूजर डिफाइन अगर होता तो यूजर डिफाइन मेथड के नाम हम खुद भी दे सकते थे। सिंटैक्स तो पहले से फिक्स है कि इसको ऐसे ऐसे ही बनाना है, इसमें स्ट्रिंग टाइप का एरे पहले से ही पता है कि ऐसे ही जाना है, तो सब कुछ ये फिक्स है। इसी वजह से मेन मेथड जो है ये प्री डिफाइन भी नहीं हुआ। प्री डिफाइन अगर होता तो इसका मतलब ये किसी क्लास में पहले से डिफाइंड होता, तो जब पहले से डिफाइन होता तो हम क्यों बना रहे हैं, हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं? तो पहले से डिफाइन भी कहीं नहीं है। हाँ, पहले से ये बताया गया है कहीं पे, स्टेट करा गया कहीं पे, इस तरह से बनाना है, और इसकी कॉलिंग जेवीएम के अंदर करी गई है नीचे ऐसे। अब इसको मेन की जगह पे अगर हाथी मेन आप लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जेवीएम के अंदर जाके वहाँ पे भी हाथी मेन ऐसे करना पड़ेगा, वहाँ पे भी कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इसको कॉल कर सकते हैं, है ना। तो वो तरह अगर आप जानते हो तो कर लो, मेन का नाम कुछ और रखना चाहते हो तो रख लो। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है मेन का नाम हाथी मेन रख दें, एबीसीडी मेन रख दें, कुछ भी रख दें तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। लेकिन ऐसा करने से वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, तो जेवीएम के अंदर की कोडिंग करी गई है इसको कॉल करने की, वो भी मतलब बेकार हो जाएगी। तो आपको जेवीएम के अंदर घुस के उसके अंदर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं कहीं लॉजिक लिखना पड़ेगा, भैया इसको कैसे हम कॉल करें, जो आप नाम दोगे उसी से इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोग्राम के अंदर एक मेन मेथड की मतलब कंसेप्ट है। तो मेन मेथड क्यों जरूरी है? प्रोग्राम में एंट्री पॉइंट को मेंटेन करने के लिए। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे 10,000 लाइन में 2,000 लाइन में एक लाइन को खोजना है, तो वो उस तरह से जैसे 2,000 लोगों में से एक लोगों को खोजने के लिए आपको एक पहचान बता दिया गया, उसी तरह से अगर हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी लाइन है, कितनी भी बड़ी लाइन है, कितनी भी बड़ा कोड है, उसमें सबसे पहले जेवीएम मेन को खोजेगा, ठीक है।
तो ये कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना होता है ना कि कहीं से अगर कहीं पे अभी हमें कहीं जाना है तो कहीं एंटर करना तो उसका एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए ना कि कहाँ से जाना है, प्रोग्राम को चलाना है तो पता होना चाहिए ना कहाँ से कैसे कैसे लाइन बाय लाइन चलाना है। तो इस तरह से मेन मेथड की जरूरत होती है। और दिस इज नॉट अ यूजर डिफाइंड, नॉट अ प्री डिफाइंड मेथड, है ना। neither user defined nor predefined, it is just a contract between the programmer and programming language। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई क्वेश्चन? नो सर। सर इसमें जो पैरामीटर है स्टीरिंग एसएस, सर इसका तो वैल्यू कहीं नहीं जा रहा है, जैसे इस पैरामीटर का तो कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। नहीं, हम नहीं दे रहे हैं ना, जो बंदा कॉल करेगा वो देगा इसकी वैल्यू, वो डिसाइड करेगा। जो बंदा इसे कॉल करेगा वो डिसाइड करेगा इसकी वैल्यू कैसे कैसे कॉल करनी है, क्या है। ओके ना भाई? सर यानी मतलब जेवीएम डिसाइड करेगा ना सर? यस, क्या जेवीएम वैल्यू डिसाइड करेगा। जेवीएम इसकी पैरामीटर बना के इसमें पास करेगा वो वैल्यूज को। ओके क्योंकि हम तो कॉल नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अगर मेन मेथड को खुद कॉल करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, ये भी ऑप्शन है। अब ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाता है कि क्या हम मेन मेथड को खुद कॉल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर खुद कॉल करेंगे तो फिर इसके अंदर पैरामीटर बना के हमें खुद देना पड़ेगा, कैसे कैसे पैरामीटर बनाएं और कैसे कैसे कॉल करें, तो हमें सब डिसाइड करना पड़ेगा। और बताइए। और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी? अगर सर हम देखना चाहते हैं इसको कि जेवीएम में तो हेलो हाँ जी बताइए। सर, मेन मेथड बनता है तो इसका सिंटेक्स भी होता होगा ना? तो मेन मेथड का और ये आप क्या फॉलो कर रहे हो? यही तो उसका सिंटैक्स है कि उसका नाम पब्लिक है, वो पब्लिक है, वो स्टैटिक है, वाइड मेन है। इसमें से कुछ भी हटा के देख लो आप, इसमें से कुछ भी हटा के देख लो आप, चलने वाला नहीं है ये। बिल्कुल ये सिंटैक्स होता है इसका, क्यों नहीं होता है? यस सर। तो बिल्कुल इसका सिंटैक्स है कि ये पब्लिक है, इसको पब्लिक ही बनाना है, इसको स्टैटिक ही बनाना है। इसमें से कुछ भी हटा के आप देख लो, प्रोग्राम चलता है? आप बताइए। अगर इसमें से पब्लिक नहीं हो मेन तो चलेगा प्रोग्राम? नहीं। स्टैटिक नहीं हो मतलब इसमें से कोई भी सिंटैक्स कम कर दो आप, इसमें से कुछ घटा नहीं सकते हो। मतलब कहने का ये है कि आपको एक पहचान बता दिया गया कि शर्मा अंकल ऐसे दिखते हैं जी, रेड कलर का शर्ट, व्हाइट कलर का पैंट। तो कम से कम तो इतना आपके दिमाग में होगा कि इतना तो इस तरह का आदमी तो हो। रेड कलर का शर्ट है लेकिन ग्रीन कलर का पैंट है, तो वो शर्मा अंकल नहीं हो सकते जब आप खोजने जाओगे। उसी तरह से अगर मान लो इसमें से कुछ भी कम है तो वो मेन मेथड नहीं हो सकता। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है उसके साथ, वो एक्सेप्टेबल है। बाकी सिंटैक्स में ये मेथड पब्लिक क्यों है, ये स्टैटिक क्यों है, ये वाइड क्यों है, स्टैटिक अभी आपने पढ़ा है। और सोचो स्टैटिक क्यों बनाया गया होगा मेन मेथड, मतलब इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अब ये नहीं है कि वो मतलब इसमें से कुछ घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो जरूर, घटा नहीं सकते, लेकिन इसको बनाने के पीछे लॉजिक है। इसका नाम मेन ही क्यों है, इसको स्टैटिक ही क्यों बनाया गया, सबका इसके पीछे लॉजिक है। मेन वर्ड जो है, दिस इज नॉट अ कीवर्ड, दिस इज जस्ट आइडेंटिफायर, एक नाम है। आप इसी नाम से दूसरा भी मेथड बना सकते हो, इसको ओवरलोड कर सकते हो, इसको ओवरराइड मार सकते हो, सब कर सकते हो आप, है ना। लेकिन स्टैटिक मेथड तो ओवरराइड नहीं होता है ना, इसलिए इसको ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ, हाइडिंग पॉसिबल हो जाएगी, तो ओवरलोड कर सकते हो आप इसे। तो MAIN जो वर्ड है, दिस इज आइडेंटिफायर। इसका नाम यही क्यों है, मेन ही क्यों है? क्योंकि ये नाम पहले से चलता आ रहा था प्रोग्रामिंग में, C++ में पहले से था। तो C++ में क्यों था भाई? क्योंकि उनको वो मतलब
किसी ने ऐसे सोच लिया, किसी ने ऐसे डिसाइड कर लिया कि ये मेन पॉइंट होता है, मेन एंट्री पॉइंट होता है। अब 10 लोगों में मेन आदमी कौन है, ऐसा पूछा जाता है ना कि मेन वो कल्प्रिट कौन है, मेन वो बंदा कौन है। उसी तरह से मेन मेथड का मतलब हो गया मेन मेन एंट्री पॉइंट, और कुछ नहीं। ये पहले से लैंग्वेज में चला आ रहा था, इसलिए वहीं से उठा दिया। इट इज जस्ट आइडेंटिफाइड, नॉट अ की। बाकी इसमें स्ट्रिंग टाइप का एरे क्यों जाता है, ताकि कमांड लाइन से आर्गुमेंट पास कर सके। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कमांड लाइन से रन टाइम पे वैल्यूज पास कर सकते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट का एक टॉपिक है, आपको आगे पढ़ाता हूँ मैं। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग द वैल्यूज फ्रॉम कमांड लाइन एट रन टाइम। बाकी इसका रिटर्न टाइप वाइड है, क्यों, क्योंकि भाई एक मेथड का रिटर्न टाइप अगर कुछ दिया जाए तो वो कुछ रिटर्न वैल्यू करेगा। रिटर्न वैल्यू करने के बाद वो वैल्यू कहीं पे जाएगी, उसका कहीं कहीं यूज होगा। मेन मेथड को वाइड बना दिया गया, ना कि नो रिटर्न। अब जावा का जेवीएम चाहता था कि आपसे कोई रिटर्न वैल्यू करा के अपने पास नहीं भेजना चाहता था। अगर मान लो कुछ वो रिटर्न कराता तो रिटर्न वैल्यू को उसके पास जाती, तो उस रिटर्न वैल्यू को वो मैनेज करता, यूज करता, तो जरूरत ही नहीं थी, इसलिए नो रिटर्न, बात खत्म। भाई एक मेथड अगर रिटर्न करा दिया जाए तो फिर आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है कि एक्स्ट्रा एफर्ट बढ़ गया। इसलिए जय जावा ने कहा कि भैया नो रिटर्न, हम देंगे नहीं रिटर्न, जरूरत क्या है। एक मेथड का रिटर्न टाइप अगर होता है तो कुछ लिखेगा, नहीं है तो वाइड लिख देगा, भाई मतलब खाली ब्लैंक। अब सी वगैरह में भाई ये एक छोटा सा समस्या लगा। सी में कराते भी थे, नहीं भी कराते थे, उनका हेडक था भाई, वो पता नहीं क्यों कराते थे, उनको अपनी जरूरत रहती थी। उनका प्रोग्राम का कंट्रोलिंग सीधे ओएस के पास होता था, हमारा कंट्रोलिंग जेवीएम करता है। अब ओएस को कैसे पता चले कि उसका प्रोग्राम फिनिश हो चुका है या आपका प्रोग्राम फिनिश हो चुका है, उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है। तो मे बी वो रिटर्न स्टेटमेंट करा के ऐसा करते थे कि वो रिटर्न स्टेटमेंट जब जेवीएम के पास, सॉरी ओएस के पास पहुंच जाता था, उससे उनको पता चल जाता था। और हमारा प्रोग्राम जेवीएम के ऊपर एक सेपरेट थ्रेड पे चलता है जिसका नाम होता है मेन थ्रेड। जेवीएम के ऊपर मेन थ्रेड पे चलता है, मेन एक अलग थ्रेड है, मतलब जेवीएम एंड देन मेन थ्रेड। तो जब आप जावा और क्लास का नाम लिख के एंटर मारते हो ना, तो जावा नाम का टूल जेवीएम को चलाता है, जेवीएम के अंदर से क्लास लोडर्स चलता है, लोडर भी मेन थ्रेड पे ही चलता है। यानी कि जेवीएम के चलते ही दो थ्रेड्स चल जाते हैं, एक मेन थ्रेड, एक गार्बेज कलेक्टर थ्रेड। दो थ्रेड मतलब मेमोरी में एग्जीक्यूट हो जाते हैं पैरेलल। तो मेन थ्रेड के ऊपर मेन मेथड कॉल होता है। अब कोई थ्रेड कब डेड होता है, जब उसका टास्क खत्म हो जाता है। तो मेन थ्रेड का टास्क होता है मेन मेथड को चलाना, मेन मेथड खत्म, मेन थ्रेड डेड। तो फिर हमें कोई रिटर्न कराने की क्या जरूरत है, हमें कोई इंडिकेशन नहीं देना है अपने जेवीएम को। जेवीएम मल्टी थ्रेडिंग को फॉलो करते हुए मतलब कह सकते हो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। जेवीएम एक मल्टी थ्रेडेड सॉफ्टवेयर है, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है। उसमें थ्रेडिंग का कोड करा गया, मल्टीपल थ्रेड उसके अंदर चलते हैं। आप भी बना सकते हो, हम भी बनाएंगे आगे चल के थ्रेड, जैसे जेवीएम बनाता है। तो जावा के जेवीएम का मेन मेथड रिटर्न टाइप वाइड क्यों है, ताकि नो रिटर्न, नहीं चाहते थे रिटर्न कराना। अब एक रिटर्न करा देते तो क्या दिक्कत आ जाती, तो रिटर्न कराते तो रिटर्न वैल्यू जेवीएम के पास जाती, फिर जेवीएम उस रिटर्न वैल्यू को कैसे मैनेज करता, कैसे यूज करता, जरूरत नहीं। तो फिर किसी ने कहा फिर सी प्लस भी तो होती थी, वहां पे क्या होता था, तो मैंने आपको बताया कि वहां पे पूरे कंट्रोलिंग ओएस के पास था, तो ओएस को रिटर्न वैल्यू मिलती थी। और मतलब मैं यहाँ पे मे भी बोल रहा हूँ कि वो मे भी वो रिटर्न वैल्यू को यूज करा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का एंडिंग पता कर देते थे। क्योंकि कोई मेथड वैल्यू रिटर्न जब कर देती है ना, तो रिटर्न वैल्यू अगर किसी के पास पहुंच गई तो इसका मतलब समझ जाओ कि प्रोग्राम खत्म हो चुका है। और यही रूल भी होता है प्रोग्राम का, एग्जिट होने का रूल यही है, मेथड का एग्जिट होने का रूल है। अगर उसका रिटर्न स्टेटमेंट चल गया तो वो एग्जिट है, खत्म है। अब रिटर्न कर दिया किसी ने मेथड ने कुछ वैल्यू, दोबारा वहां पे नहीं जाने वाला है इसका कंट्रोल। तो जेवीएम को, सॉरी ओएस को कंट्रोलिंग, ओएस सी सी प्लस प्लस के केस में ओएस सीधे कंट्रोलिंग करता था, तो उसको रिटर्न वैल्यू मिल जाती थी जिससे वो समझ जाता था। फिर आपने कहा फिर वहाँ वाइड भी होता था, तो भाई उसकी वो किस तरह से क्या मैनेज करते थे, क्या करते थे, वो कोई बात हो जाए। क्योंकि कोई कंपाइलर किसी तरह से काम करता है, कोई कहीं कहीं वाइड लेता था, कहीं नहीं लेता था, कहीं इंट लेता है, कहीं रिटर्न लेता है, कहीं नहीं लेता है, तो उसका अपना अपना मतलब कंसेप्ट था। बट यहाँ पे रिटर्न कराने का कुछ जरूरत नहीं था।
आप ऐसे बोल सकते हो कि नो देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट टू रिटर्न द वैल्यू, इसीलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। बाकी मेन मेथड स्टैटिक क्यों है भाई? इसको स्टैटिक क्यों सोचा गया बनाने के पीछे? इसके पीछे स्टैटिक बनाने का क्या लॉजिक रहा होगा? सिंपल सा मतलब है, कोई भी मेथड किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है तो उसे नॉन स्टैटिक बनाओ। अगर कोई मेथड किसी क्लास की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है तो उसे स्टैटिक बनाओ। तो ये जो मेन मेथड है पूरे क्लास के लिए है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए है। सबसे बड़ी चीज ये पूरे क्लास की प्रॉपर्टी को, बिहेवियर को बताता है, सॉरी, पूरे क्लास की बिहेवियर को बता रहा है। पूरा क्लास इसी के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, पूरा क्लास की सारी कंट्रोलिंग इसी के थ्रू होगी। तो जब ये क्लास का बिहेवियर को बता रहा है तो जाहिर सी बात है स्टैटिक। सिंपल सा मतलब है, कोई डेटा स्टैटिक हम कब बनाते हैं? जब वो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बताता है, ठीक है। जब किसी किसी मेथड को स्टैटिक कब बनाते हैं? जब सॉरी स्टैटिक जब बनाते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के, नहीं, क्लास के प्रॉपर्टी को बताता है, क्लास के, हाँ बिल्कुल। और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है हमारी नॉन स्टैटिक। उस तरह से अगर क्लास का बिहेवियर है तो उससे स्टैटिक, और ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है तो फिर नॉन स्टैटिक। इस तरह से हम बनाते हैं। तो ये जो स्टैटिक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन में, स्टैटिक मेथड है कि पूरे क्लास का बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। पूरे क्लास के लिए एक ही है। क्या एक से ज्यादा मेन मेथड बना सकते हो एक ही क्लास में? क्या आप? नहीं, एक से ज्यादा मेन मेथड नहीं बना सकते। तो आपने कहा सर अभी ओवरलोड तो कर सकते हो, तो ओवरलोड करेंगे भी तो जो एक्चुअल मेन मेथड होगा, ओरिजिनल मेन मेथड होगा, वो तो एक ही होगा ना। तो जब वो एक ही होगा तो एक ही बन सकता है, पूरे क्लास के लिए कॉमन है। जो कॉमन चीज है स्टैटिक बनाओ। और एक और रीजन है स्टैटिक बनाने का कि अगर स्टैटिक नहीं होता, ये नॉन स्टैटिक होता, तो जेवीएम जब कॉल करता तो हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट जेवीएम को बनाना पड़ता, क्योंकि किसी क्लास की नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो अगर ये नॉन स्टैटिक होता तो जेवीएम को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। ये भी तो घटक है। अगर नॉन स्टैटिक होता तो जेवीएम को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, ऑब्जेक्ट बना के फिर ये मेन मेथड को कॉल करता हमारी क्लास का। तो पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना एक एक्स्ट्रा एफर्ट बढ़ जाता, फिर उस ऑब्जेक्ट को संभाल के रखना एक एक्स्ट्रा एफर्ट, मेमोरी वेस्टेज। समझ रहे हो ना? इन दोनों से बचने के लिए स्टैटिक बना दिया, ताकि वो क्लास का नाम, आप अब जब जावा और क्लास का नाम लिखते हो तो क्लास का नाम तो जेवीएम के पास पहुंच ही जाता है, उस क्लास के नेम से मेन मेथड को कॉल कर लेता है। वो स्टैंडर्ड तरीका है, ताकि जेवीएम को हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए मेन को स्टैटिक बना दिया। फिर आपने कहा कि नॉन स्टैटिक बना देंगे तो फिर ऑब्जेक्ट बना के कॉल करने लगेगा क्या? नहीं भाई, आप कुछ इसमें छेड़ नहीं सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ऐसे ऐसे ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि नॉन स्टैटिक बना दोगे तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल करने लगो। आप तो कॉल ही नहीं कर रहे हो ना, कॉल तो जेवीएम कर रहा है ना, तो उसमें ऐसा कोडिंग है भाई। बाकी से पब्लिक क्यों बनाया गया, इसे जब पब्लिक स्टैटिक पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, मतलब पब्लिक एक्सेस रूल पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। जैसे पब्लिक मेथड है तो पैकेज के अंदर पैकेज के बाहर दोनों जगह एक्सेसिबल है। तो मेन मेथड अगर पैकेज के अंदर भी बन गया तो कहीं पे भी एक्सेसिबल हो जाएगा। पब्लिक को आप अच्छे एक्चुअल तरीके से भी समझोगे जब आप एक्सेस रूल पढ़ोगे पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट का, तो आप आगे आपको पता होगा। ये पड़ेगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए फटाफट, बोलिए भाई। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? हेलो हाँ जी, हेलो 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 सर, हेलो। स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट ही क्यों पास किया जाता है? स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट ही क्यों पास किया जाता है? क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप है। और ये कह सकते हो कि इस टाइप को लेने से सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि मतलब किसी भी यूज़र से अगर स्ट्रिंग लिया जाता है तो उस पर्टिकुलर डेटा को फर्दर कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। अगर स्ट्रिंग है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप यही है। कभी भी जब हम यूज़र से डेटा लेते हैं इसी फॉर्म में लेते हैं, और इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका फर्दर किसी दूसरे डेटा टाइप में कास्टिंग करना, कन्वर्जन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो मतलब स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर लो, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर लो, बुलियन में कन्वर्ट कर लो, जहाँ मर्जी वहाँ कर लो। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप, और सबसे बड़ी चीज़ है ईजिली कन्वर्जन हो जाता है। अगर इंट देते तो फिक्स हो जाता, तो इंट का फ्लोट का डबल में किसी और में कास्ट करना थोड़ा टफ है। अगर स्ट्रिंग है तो हर रैपर क्लास के पास मेथड है ना। इंटीजर क्लास के पास पार्स इंट, बुलियन क्लास के पास पार्स बुलियन, डबल के पास पार्स डबल, तो इसकी इजीली कन्वर्जन हो जाता है। बस कन्वर्जन ईजी है और सबसे ज्यादा यूज्ड भी होता है। और बताइए, अगर कुछ और लेते तो आपने
आप देख लीजिए करके, उसमें थोड़ा टफ हो जाता है चीजें, इसलिए स्ट्रिंग ही है, इंटीजर नहीं है। ये देखिए मैंने कोड को कंपाइल कर दिया और ये कोड हमने रन कर दिया, मेन मेथड इस तरह से कॉल हो गया। रही बात मेन मेथड की ओवरलोडिंग की, मेन मेथड एक और हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक और बना लेते हैं मेन, और इस मेन मेथड में हम कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं या इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मेन मेथड है, राहुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक यस है। सर। तो ये देखिए मेन मेथड है। मेन मेथड में हमने क्या करा, इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले लिया, और इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेने के बाद यहाँ पे हमने कोड को कंपाइल करा। ये देखिए, तो जो हमारा मेन मेथड है, जो हमने कॉल करा है, वो कॉल होगा, ना कि ये इंटीजर वाला कॉल होगा। ये यूजर डिफाइन मेन मेथड बन चुका है। तो मेन मेथड को हम ओवरलोड भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला मेन मेथड है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कमी हो गई। कॉन्ट्रैक्ट में ये कमी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि मेन मेथड इस तरह से होना चाहिए, और आपने किस तरह से बना दिया, दोनों में मिसमैचिंग हो गई ना। यस सर। ठीक है, तो आपने कहा इस मेन मेथड को कैसे कॉल करें। तो किसी भी मेथड को, अगर स्टैटिक मेथड है तो डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो, क्लास के नेम से भी कॉल कर सकते हो। इंटीजर वैल्यू ले रहा है तो इंटीजर वैल्यू ऐसे पास कर दीजिए और कॉल कर लीजिए। तो ये ओवरलोडेड हो गया मेन मेथड। अब नीचे वाला मेथड जो है, जिसमें इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा है, वो यूजर डिफाइंड मेथड। ऊपर वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाला मेन मेथड। उस मेन मेथड को हम फाइनल भी बना सकते हैं, इसको फाइनल भी बना सकते हैं, इसको सिंक्रोनाइज्ड भी बना सकते हैं, स्ट्रिक्ट एफपी भी बना सकते हैं। तो ये सारा चीज ऐसा उन्होंने बताया हुआ है कि ये सब आप मतलब एक्स्ट्रा लगा सकते हो, है ना। ये देखिए चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो सर। हाँ, सर अगर हम लोग दोनों मेन मेथड जो है दोनों को सेम पूरा सेम बना देंगे तब कौन चलेगा? तो दोनों सेम नियम से मेथड नहीं हो सकता ना भाई, एरर आ जाएगा। यस। अगर आप एक ही नाम से दो मेथड बनाओगे प्रोग्राम में, एरर नहीं आएगा, कहेगा मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड, ये लिखा आएगा, कहेगा ये मेथड तो ऑलरेडी बना हुआ है, पहले से ही बना है, बना के देख लो ना। इसमें भी स्ट्रिंग टाइप का एरे ले लो, इसमें भी स्ट्रिंग टाइप का एरे ले लो, आप बना के देख लीजिए। एक ही नाम से एक ही तरह से सब कुछ, ओहो, एक मिनट, सारा मेथड एक ही तरह से नहीं हो सकता ना। ये देखिए कह रहा है मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो पहले से ही डिफाइंड नहीं कर सकते, बाकी ओवरलोड कर सकते हैं मेन को, कोई दिक्कत नहीं। तो मेन मेथड में इतना लाइन लिखना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args लिखना, ये मतलब पूरा मैंडेटरी है। args कोई जरूरी नहीं है, एरे का नाम है तो args लोग रट लेते हैं, ये तो एरे का नाम है तो इसको नाम मैं हाथी भी दे सकता हूँ, ठीक है। और मेन मेथड को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब इस एरे की जगह पे 3 बिंदी भी लगाई जा सकती है। सर आप म्यूट हो गए हो। किसने म्यूट कर दिया है? किसने म्यूट कर दिया भाई मुझे? किसने म्यूट करा है? बोलोगे? मैं अपने आप म्यूट हो गया क्या? आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। किसने म्यूट किया था मुझे? वो तो सर दिखाई ही नहीं, 3-4 लोग एक साथ जुड़े एक साथ अलग हुए तो पता ही नहीं चला। अच्छा, तो ये मेन मेथड में आप ट्रिपल डॉट लगा के भी मेन मेथड को बना सकते हो, 3 बिंदी भी लगा के मेन को बना सकते हो।
इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, वर्ग आर्क्स, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट इसको बोलते हैं। मतलब मेन मेथड ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल एक नया अवतार इस तरह से मेन मेथड बन सकता है। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा हुआ है, मेन को ऐसा क्यों बनाना, मतलब देखो मेन को पब्लिक क्यों बनाना है। बाकी सिंक्रोनाइज स्टैटिक एफपी और ये सारा चीज ये सब छोड़ दो, ये सब एक्स्ट्रा चीजें लगा सकते हैं बट ऑप्शनल है। बट मैंडेटरी क्या है कि आप इसमें से कुछ और हटा दो, जैसे पब्लिक हटा दो, आप प्रोग्राम चलाओ तो ये नहीं चलेगा, कंपाइल और रन में एरर आ जाएगा, कंपाइल हो जाएगा रन नहीं। खुद ही ये बताएगा कि मेन मेथड बनाओ, ये खुद कह रहा है कि मेन मेथड प्रोग्राम के अंदर बनाइए। या तो मेन मेथड इस तरह से बनाइए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args करके, या एक्सटेंड कर दीजिए जावा एफएक्स एप्लीकेशन क्लास को, एप्लीकेशन क्लास को या तो एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, वो भी हम करेंगे, अभी ऐसे रहने देते। बाकी मेन मेथड पब्लिक क्यों है ये तो बाद में हमने आपको पब्लिक के बाद में बताई कहानी, स्टैटिक वाइड ये सब क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया। रही बात मेन मेथड हेलो। की, तो मेन मेथड जो होता है वो प्रोग्राम में कितने बनाए जा सकते हैं। तो प्रोग्राम में एक ही मेन मेथड बन सकता है एक क्लास के अंदर, है ना। दूसरा मेन मेथड बनाओगे इसी नाम से तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर देगा। हाँ, इसका पैरामीटर चेंज करा के रख सकते हैं, इसका पैरामीटर अगर हम चेंज कर दें तो कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना पैरामीटर चेंज करके इसको बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एक जावा की फाइल में, जैसे एक फाइल हमने बनाया, लेट्स से मैंने एक फाइल बनाया, एक फाइल मैं क्रिएट कर देता हूँ, सेव एज में जाके एक जावा फाइल बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ hathi.java। तो एक जावा फाइल में कितनी क्लास हो सकती है, पहला क्वेश्चन। एक जावा फाइल में जितनी मर्जी उतनी क्लास आप बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास ए बना लो, क्लास बी बना लो, क्लास सी बना लो, जितनी मर्जी उतनी क्लासेस आप बना सकते हैं। एक जावा फाइल में बहुत सारे क्लासेस बनाए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि कौन सा फाइल कंपाइल होगा। तो कंपाइल तो भाई या कौन सी क्लास कंपाइल होगी, किसका बाइट कोड बनेगा। तो यार कंपाइल तो हम फाइल के नेम से करते हैं ना। तो जब हम कंपाइल करेंगे जावा सी hathi.java को, तो हर क्लास का बाइट कोड अलग अलग बनेगा, ए डॉट क्लास अलग बनेगा, बी डॉट क्लास अलग बनेगा, सी डॉट क्लास बनेगा। तो पहला क्वेश्चन था एक जावा फाइल में कितनी क्लास हो सकती हैं। तो एक जावा फाइल में बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। अगर एक फाइल में बहुत सारे क्लासेस हो गए तो कंपाइल करोगे तो सबका बाइट कोड अलग अलग बनेगा। फाइल के नेम से कंपाइल करोगे सबका बाइट कोड अलग बनेगा। तो इसीलिए रूल होता है द बाइट कोड ऑफ एवरी क्लास स्टोर्ड इन अ सेपरेट डॉट क्लास फाइल। द बाइट कोड ऑफ एवरी क्लास स्टोर्ड इन अ सेपरेट डॉट क्लास फाइल। हर क्लास का जो बाइट कोड होता है वो अपने सेपरेट डॉट क्लास फाइल में स्टोर्ड होता है। ए का डॉट क्लास फाइल अलग, बी का डॉट क्लास फाइल अलग, सी का डॉट क्लास फाइल अलग, सबका डॉट क्लास फाइल अलग अलग होता है। ठीक है। फिर रन कौन सा होगा, रन वही होगा जिसको आप रन करोगे, क्योंकि रन होता है क्लास के नेम से। जावा ए लिखोगे तो ए रन होगा, बी लिखोगे तो बी रन होगा। आपने कहा मेन तो हमने बनाया नहीं, तो मेन मेथड बना लो तब तो रन होगा। क्या सब में मेन बनाया जा सकता है? बिल्कुल। प्रोग्राम की हर क्लास के अंदर मेन बनाना नहीं चाहिए, टेक्निकली थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हर क्लास, अगर मान लो कि आप हजारों क्लास बना रहे हो, हजारों क्लासेस में बना दोगे तो सारी क्लासेस एंट्री पॉइंट हो जाएंगी अपने आप में। पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोग्राम पहले चलना है, कौन सी लाइन पहले चलना है, मतलब कौन सा वाला क्लास मेन पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, जहाँ से प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलने वाला है। या तो सारी क्लासेस अपने आप में एंट्री पॉइंट। तो एक फाइल में बहुत सारी क्लास होती हैं, हर क्लास में मेन मेथड हो सकता है, पब्लिक स्टैटिक। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछ लीजिए क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था हेलो करके। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी हेलो, बताइए। सर ये एरे क्यों पास कर रहे हैं मेन में इससे? मेन मेथड में एरे क्यों पास कर रहे हैं? कमांड लाइन आर्गुमेंट बताया नहीं आपको। कमांड लाइन आर्गुमेंट एक कंसेप्ट होता है वो आप देने के लिए, इसलिए एरे पास होता है। कमांड लाइन से रन टाइम पे एरे पास कराने के लिए। कमांड लाइन आर्गुमेंट यूजर से इनपुट लेने का एक तरीका है, कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, पढ़ेंगे तो अभी आगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ये देखिए मैंने सारे क्लासेस मेन मेथड बना दिया। अब जो जावा ए लिख के करूंगा एंटर तो ए रन हो जाएगा, बी लिख के करूंगा बी रन हो जाएगा, सी लिख के करूंगा सी रन हो जाएगा। तो हर क्लास में मेन मेथड हो सकता है और सबको सेल्फ एग्जीक्यूटेबल बनाया जा सकता है। हर क्लास में मेन मेथड हो सकता है,
लेकिन रखना नहीं चाहिए, हर क्लास में मेन मेथड रखना नहीं चाहिए। बना ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। सर इन तीनों को अगर एक साथ कॉल करना हो तो? नहीं, एक तीनों कैसे एक साथ कॉल हो जाएंगे? तीनों कैसे एक साथ कॉल हो जाएंगे? हाँ, एक तरीका है। एक तरीका है कि जब आप बी को चलाओ या ए को चलाओ तो बाकी भी चल जाएं, या सी को चलाओ तो बाकी भी चल जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो फिर वही मेन मेथड को फोर्सफुली कॉल करना पड़ेगा। अब किसी क्लास का स्टैटिक मेथड कैसे चलता है क्लास के नेम से, तो मैंने लिख दिया बी डॉट मेन। बताओ गलत लिखा? फिर मैंने लिख दिया ए डॉट मेन। अब चला देंगे, एक साथ चला देंगे। भाई क्लास के नेम से कॉल कर दिया मैंने मेथड को, और क्या। लेकिन इसमें स्ट्रिंग टाइप का एरे भी जाता है, तो स्ट्रिंग टाइप का एरे बना के पास करना पड़ेगा ना। तो स्ट्रिंग की किसी भी एरे की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, तो नल पास कर देंगे, कोई एरे वेरे बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ नल पास कर दिया, यहाँ पे भी नल पास कर दिया, तो ये चल जाएगा। ये लीजिए, अगर ऐसे कॉल करना है तो कर लीजिए भाई। तो ये तो मतलब एक जुगाड़ हो गया, करने के लिए कर सकते हो। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। नहीं तो वैसे मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक चलाओगे तो सारे, क्योंकि जावा का प्रोग्राम सिंगल थ्रेडेड होता है बाय डिफॉल्ट। वो एक सेपरेट थ्रेड पे चलता है, और वो जो थ्रेड होता है वो एक क्लास को एक बार में लोड करता है। ठीक है, अब उसके अंदर आपने कॉल करने का कोड लिख दिया, तो उसी थ्रेड में ही सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, एक ही मेन थ्रेड पे। बताइए।